हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी से एक टॉपिक का रिवीजन, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, रुकना। ठीक है, तो जैसे हम बोलते वक्त अपनी बातों में ठहराव लाते हैं, कहीं कहीं पर हम रुकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, तो उसी तरह हमें जब लिखते हैं, हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उनमें कुछ विराम चिन्ह, कुछ ठहराव की जरूरत होती है। तो उसी को आज हम अपने जो है वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में हिंदी जो है 20 मार्क्स की आती है, तो उसमें से हमने साहित्य के भी कुछ एक दो टॉपिक देखे। तो आज हम हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक ले रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट लेसन में ही आपको मिल जाता है। जो आपका वर्ण विचार वाला लेसन होता है, तो उसी के साथ विराम वाला भी जो है लेसन अटैच रहता है। तो विराम चिन्हों से एक या दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और किसी किसी एग्जाम में नहीं भी पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके हाईली चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तो ऐसा टॉपिक जिसके अगर चांसेस हो रहे हैं, तो क्यों ना, अगर इतना इजी वो टॉपिक है तो उसको पूरा क्लियर कर लिया जाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा विराम चिन्ह का जो है अर्थ क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। तो हमारे सेंटेंस के बीच में जो भी हमारा चिन्ह लगते हैं, जो हमारी भाषा से अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो अपने विराम चिन्हों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि श्री कामदा प्रसाद गुरु जी ने कही है विराम चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। तो उनका कहना है कि विराम चिन्हों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 20 है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी बोलते हैं कि सभी विराम चिन्ह जो है वो इंग्लिश से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम जो कि वाक्य के अंत में जब वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब लगता है एक ऐसे स्टिक की तरह, तो ये होता है पूर्ण विराम, जो कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी से लिया गया है। लेकिन बाकी जितने भी उन्होंने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, तो पूर्ण विराम के अलावा बाकी सारे विराम चिन्ह वो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने उपविराम, अपूर्ण विराम, उपविराम, अपूर्ण विराम, देखिए यहाँ पर मैंने साइन उसका बनाया है, ये विसर्ग की तरह लग रहा होगा। विसर्ग क्या होता है? जब हम अंक के बाद अ खाली के पीछे इस तरह से विसर्ग बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। तो उसी तरह से उप विराम या फिर इसको अपूर्ण विराम भी कह सकते हैं, तो इसका चिन्ह भी विसर्ग की तरह आता है। तो श्री गुरु जी के अनुसार विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की वो बात करते हैं। उनका कहना है कि जो ये उप विराम, अपूर्ण विराम है, विसर्ग की तरह लगता है, इसीलिए इसको भी जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो हम आगे देख लेते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कही है, किसको लेकर? विराम चिन्हों को लेकर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। विराम चिन्हों की संख्या जो है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, और जो जितने भी चिन्ह हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? उनके अनुसार अंग्रेजी से लिए गए हैं। किस एक चिन्ह को छोड़कर? पूर्ण विराम के चिन्ह को छोड़कर। बाकी उप विराम या फिर अपूर्ण विराम के लिए उन्होंने एक बात कही है कि ये बिल्कुल विसर्ग के समान दिखता है, तो इसको भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो, अब कुछ 3-4 बातें हैं जो कि विराम चिन्ह के बारे में है। फिर उसके बाद, इसको पढ़ने के बाद, यहाँ पर जितने भी विराम चिन्हों की मैंने ये लिस्ट लिखी है, अल्प विराम से लेकर टीका सूचक तक, तो यहाँ पर जितने भी मैंने विराम चिन्ह लिखे हैं, उन सभी के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है कि अल्प विराम कैसा दिखता है, आप ही को बताना है कि अर्ध विराम कैसा दिखता है। तो ये शुरू करने से पहले हम इन बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले है लोप निर्देश। तो लोप निर्देश भी विराम चिन्ह है एक प्रकार का। तो इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से? डॉट 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 करके होता है। तो डॉट डॉट डॉट, या फिर आप लोप चिन्ह को इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से ऐड का साइन करके। डॉट डॉट अगर आप नहीं बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। तो बोला जाता है कि लोप निर्देश तब यूज होता है जब किसी एक बात की हम पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरुक्ति करते हैं। ऐसा आपने डॉट डॉट कहाँ देखा होगा? आप जब कोई भी सॉन्ग लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई कविता लिखते हैं, ठीक है, सॉन्ग, कविता या फिर कोई दोहा लिखते हैं, जिसमें जो पहली लाइन होती है
वो बार बार लास्ट में रिपीट हो रही होती है। कोई भी आप सॉन्ग अपने मन में सोचिए तो एक लाइन ऐसा तो होगा नहीं, जो उसकी सिग्नेचर लाइन होती है वो हमेशा रिपीट होती है लास्ट में। तो वो लाइन जब रिपीट होती है तो उसको बार बार ना लिखते हुए हम क्या कर देते हैं, उसका एक वर्ड लिखते हैं आगे से और बाकी क्या करते हैं, जैसे डॉट डॉट कर सकते हैं, या फिर एक वर्ड लिखते हैं और बाद में प्लस प्लस लिख देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी बात है वो पहली वाली उसी की हमारे बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम वहां पर क्या लगा देते हैं, लोप निर्देश लगा देते हैं। लोप का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। तो ये डॉट डॉट के पीछे वही बात छिपी हुई है जो हमने पहले कही थी। तो इस तरह से आपको लोप निर्देश समझना है। ये समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज, सेम टू सेम। अगर आपको किसी भी बात को लिखना है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को लिखना है, तो आप बिल्कुल कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उसके दोनों छोरों पर, शुरुआत और अंत पर इस तरह का उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे अगर मेरे द्वारा कोई नारा दिया गया है तो आप मेरे द्वारा दिए गए नारे को इस चिन्ह के अंदर बंद करके ही लिखेंगे, क्योंकि वो मेरा जो है मेरे द्वारा दिया गया नारा है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई कहा गया कथन जो है वो इस तरह से उद्धरण चिन्ह के अंदर लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। तो छोटा रूप, किसी भी शब्द का अगर आपको छोटा रूप दिखाना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लाघव चिन्ह किस तरह दिखता है, ये जीरो की तरह दिखता है, ठीक है। तो जीरो की तरह दिखता है लाघव चिन्ह। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है डॉक्टर या फिर प्रोफेसर। तो हम डॉक्टर को पूरा ना लिख के, अगर ये ज्यादा लंबा वर्ड है तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से ये लाघव चिन्ह हम पीछे से लगा देते हैं। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर लिखा है। उसी तरह से प्रोफेसर अगर हमें लिखना है तो प्रोफेसर हम पूरा वर्ड नहीं लिखते और यहाँ पर ऐसे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अब एक बात और याद रखनी है लाघव चिन्ह के लिए, कि लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इसको संक्षिप्त सूचक का भी नाम दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संक्षिप्त सूचक चिन्ह किस प्रकार का दिखता है, तो आपके ऑप्शन में जहां पर भी ये जीरो वाला टाइप का साइन होगा तो आप उसी पर टिक करेंगे। क्योंकि आपके एक बार ये पुलिस कांस्टेबल के आई थिंक 2016 वाली जो महिला पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती थी, उसमें भी ये लाघव चिन्ह के बारे में ही पूछा गया था कि लाघव चिन्ह कौन सा है बताइए। तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से चिन्हों से इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो है त्रुटि सुधारने के लिए हंस पद। तो जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है सेंटेंस के बीच में, अगर हमारा कोई एक वर्ड जो है वो मिस हो जाता है हमसे जल्दी जल्दी लिखने में या फिर ध्यान हटने पर, तो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए हम पूरा सेंटेंस नहीं हटाएंगे, बल्कि उसमें ये वाला चिन्ह लगा देंगे, हंस पद। हंस पद लगता है जैसे कि राम गया। अगर मुझे लिखना था यहाँ पर राम सो गया, तो यहाँ पर जहाँ पे सो का चिन्ह आएगा तो उस तरह से हम सो लिखेंगे। यहाँ पर राम सो गया। तो इस तरह से हंस पद का यूज होता है, ठीक है। अब जो हंस पद होता है उसको लगाने का सही तरीका ये है, ऊपर की ओर हंस पद लगता है। कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि हम नीचे की ओर उसका साइन बनाते हैं और यहाँ पर हम सो लिखते हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ साइन बना के नीचे लिखेंगे तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी हंस पद का जो प्रयोग होता है वो ऊपर की ओर होता है, क्योंकि हंस पद का ये जो साइन है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर, सेंटेंस के ऊपर की ओर हमें वो चीज लिखनी है जो हमसे मिस हो गई है, ठीक है। तो त्रुटि सुधारने के लिए हंस पद का प्रयोग होता है, इसलिए हंस पद को हम त्रुटि पूरक भी कहते हैं। त्रुटि पूरक भी कहते हैं हम हंस पद को। अब आते हैं हम अपने विराम चिन्हों पर, जिसकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है और आपको बता रहे हैं कि जो जो मैंने यहाँ पर विराम चिन्ह लिखे हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम को कॉमा कहते हैं। अब जब हमारे एग्जाम में ये विराम चिन्हों से हिंदी के किसी भी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आता है तो उसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज का जो है एक पोर्शन होता है,
अगर हमारा इंग्लिश का पेपर है तो वो इंग्लिश भाषा में ही दिया जाएगा, अगर हिंदी का है तो हिंदी में ही दिया जाएगा। तो इन चिन्हों को आपको इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी में उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज का आपका पोर्शन है। तो अल्प विराम किस तरह से बनाया जाता है वो आपको सोचना है। तो अल्प विराम यानी कि कॉमा, जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसमें अगर 2-3 चीजें एक साथ आ रही, जैसे अगर हम किसी पर्सन का नेम लेंगे, जैसे राम, सीता और मोहन, तो राम सीता के बीच में क्या लगाते हैं, हम अल्प विराम लगाते हैं, जिसका साइन किस तरह से होता है, इस तरह से हम साइन बनाते हैं। कैसे, राम और सीता के बीच में, राम कॉमा सीता, इस तरह से कॉमा लगता है, उसी को हम अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम किस तरह से लगता है, अल्प विराम, अर्ध विराम और यहाँ पर उप या फिर अपूर्ण विराम। तो ये सभी बोलने में सेम लगते हैं, सेम, इनमें कंफ्यूजन होती है कि अल्प विराम कौन सा है, अर्ध कौन सा है, उप कौन सा है और अपूर्ण कौन सा है। तो इनमें ध्यान रखना है कि अल्प विराम क्या होता है, कॉमा होता है। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम में बनाना हमको सेम अल्प विराम ही है, लेकिन उसके ऊपर छोटी सी बिंदी लग जाती है, तो इस तरह से अर्ध विराम बनता है। तो ये है चिन्ह अर्ध विराम का, एक छोटी सी बिंदी के नीचे कॉमा लग जाता है। जब हमें थोड़ी सी टाइम के लिए रुकना होता है तो अर्ध विराम हमारा लगाया जाता है। फिर उसके बाद आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जो कि मैंने आपको बताया, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो पूर्ण विराम होता है उसको छोड़कर बाकी सभी जितने भी विराम चिन्ह वो कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो पूर्ण विराम जब हमारा एक सेंटेंस, एक वाक्य जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट में पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो कि एक पॉइंट से लगाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में पूर्ण विराम लगाया जाता है, इस तरह से उसका चिन्ह होता है। अब हमारा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस वक्त जो चिन्ह लगता है उसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से लगता है। तो प्रश्न चिन्ह तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास आश्चर्यजनक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या फिर इसको विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। तो दोनों ही इसी के नाम है, आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह। तो किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से एक पूर्ण विराम बनाकर उसके नीचे बिंदी लगा देना, इसको विस्मयादि बोधक आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। ये कब लगता है, जब कोई भी आश्चर्यजनक बात होती है या फिर आपका कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि ओ, अगर हम ओ बोलते हैं तो ओ हमारा एक कब निकलता है, जब हमें कोई किसी बात का आश्चर्य होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो ओ के बाद जो चिन्ह लगेगा वो होगा आश्चर्य, क्योंकि ओ बोलने में हमें कोई आश्चर्य हुआ है, कोई अजीबोगरीब बात हमारे चली है, तब हमें आश्चर्य चिन्ह लगाना है। फिर उसके बाद है निर्देशक, संयोजक और सामासिक। तो तीनों ही नाम इसी के हैं, तो हमसे कोई भी नेम से पूछा जा सकता है कि निर्देशक, संयोजक और सामासिक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं। तो निर्देशक यानी कि डायरेक्शन, हमें किसी भी चीज की डायरेक्शन जब मिलती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डैश लगा देते हैं, ठीक है। एक डैश हमें लगा देना है, तो इसको हम डैश भी बोलते हैं, डैश वाला चिन्ह भी बोल सकते हो आप इसको। वो किस तरह से लगता है, वो इस तरह से लगाया जाता है जब हमें कोई भी निर्देश मिल रहा हो। जैसे किसी ने कोई बात कही और उसके आगे हम कोई बात कही कि तुम्हें कहाँ जाना है, जो रूल्स दिए रहते हैं, तो रूल्स के बाद रूल्स देने के लिए इसका चिन्ह लगता है डैश का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोष्टक। अब कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो ये आपने पढ़े होंगे किसमें, मैथ्स में। मैथ्स में पढ़े होंगे आपने। सबसे पहला ये है छोटा कोष्टक, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से बनता है बीच वाला, मझला कोष्टक कहते हैं इसको। फिर उसके बाद है लास्ट इस तरह से, ये होता है बड़ा कोष्टक। तो इस तरह से 3 कोष्टक है, छोटा, मझला और बड़ा। तो कोष्टक को हम 3 टाइप से दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो चिन्ह लिखा है वो कौन सा है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह के बारे में हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि किसी कथन को हमें अगर सेम टू सेम लिखना है, किसी के द्वारा दिया गया कथन या फिर नारा हो सकता है, तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं
उनके लिए हमें उद्धरण चिन्ह लगाना होता है। तो उद्धरण चिन्ह कैसे लगता है? उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगता है, इस तरह से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस तरह से और इस तरह से, अगर मैं ये ना बनाऊं वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस तरह से अवतरण उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। अब आते हैं हम उप अपूर्ण विराम में। तो उप विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। अल्प विराम कॉमा होता है, अर्ध विराम में छोटी बिंदी लगती है, लेकिन उप और अपूर्ण दोनों एक ही चिन्ह होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सेम नाम होते हैं, उप बोल लो या फिर अपूर्ण बोलो, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ये किसकी तरह लगता है, ये विसर्ग के समकक्ष यानी कि विसर्ग के समान दिखता है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा ये चिन्ह, विसर्ग के समान। अब आते हैं हम अपने विवरण चिन्ह पर। विवरण चिन्ह, जब हमें किसी बात का विवरण देना होता है, अगर हमने कोई एक टॉपिक लिखा है तो उसके आगे उसका विस्तार देना होता है। इसका यूज हम परिभाषा देने के लिए करते हैं, या फिर किसी टॉपिक को हमें अगर उसके बारे में कुछ नोट डाउन लिखना है, नोट लिखना है, तो उसके लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नोट दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई नोट लिखना चाहते हैं, तो फिर हम इस तरह से उसका विवरण इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस तरह से ये होता है विवरण चिन्ह। और इसको कैसे बनाते हैं हम, विसर्ग की तरह ही पहले बनता है और उसके आगे ये डैश लग जाता है, निर्देशक वाला यहाँ पर लग जाता है। तो विसर्ग और निर्देशक से, ये दोनों से मिलके बनता है विवरण चिन्ह। फिर उसके बाद है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है बार बार जिसकी पुनरुक्ति हो रही है, तो अगर हमें उसको क्या कर देना है, दिखाना है कि जैसे आपने देखा होगा किसी सेंटेंस को अगर आप यहाँ पर लिखते हो, तो उसमें अगर कुछ बातें सेम हमने नीचे वाले सेंटेंस में भी लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है राम खाना खाकर सोया, तो राम खाना खाकर सोया और राम खाना खाकर उठा। अगर हमें सेम यहाँ पर लिखना है राम खाना खाकर उठा, तो हम क्या करेंगे, पुनरुक्ति सूचक, इस तरह से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये होते हैं पुनरुक्ति सूचक। उद्धरण अवतरण से अलग होते हैं, ये सीधे हमें सेंटेंस की एकदम सीध में लिखना होता है, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ पर भी अगर ये चिन्ह राम के नीचे लगा है तो राम ही यहाँ पर भी लिखा होगा। उसी तरह से खाने के नीचे लिखा है तो खाना यहाँ पर लिखा होगा, खाकर के नीचे लिखा है तो खाकर यहाँ पर लिखा होगा। तो इस तरह से ये होते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहलाते हैं ये। तो यहाँ पर हम बना देंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को, इस प्रकार से ये चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा पुनरुक्ति सूचक क्या होते हैं। फिर उसके बाद लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह के बारे में तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है कि किसी भी वर्ड को अगर आपको छोटा दिखाना है, ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह इस प्रकार से लगा देते हैं। फिर आते हैं हम अपने लोप चिन्ह में। तो लोप चिन्ह की बात भी हमने यहाँ पर करी थी। तो लोप चिन्ह कैसे होते हैं, अगर आप कोई सॉन्ग लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो सेम टू सेम लाइन अगर आपकी वहां पर होगी, सेम लाइन में ही कर सकते हैं। तो आपको अगर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और लोप चिन्ह में पहले अंतर समझना होगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह वहां पर हम लगा सकते हैं जहां पर आधा सेंटेंस हमारा सेम हो रहा है, वर्ड टू वर्ड के लिए लगाया जाता है। ये किसके लिए लगाया जाता है, वर्ड टू वर्ड के। इस वर्ड के लिए लिखना है तो हमें इसके नीचे एक पुनरुक्ति सूचक लगाना होगा, इसके लिए लिखना है तो इसके नीचे लगाना होगा। लेकिन लोप चिन्ह में अंतर क्या होता है, लोप और पुनरुक्ति में, लोप चिन्ह वहां पर लगाया जाता है पूरे सेंटेंस के लिए लगाया जाता है। तो ये वर्ड टू वर्ड के लिए पुनरुक्ति सूचक होता है और पूरे सेंटेंस के लिए लोप चिन्ह होता है। तो लोप चिन्ह को तभी लगा सकते हैं जब पूरा सेंटेंस आपका सेम हो और वही सेंटेंस आपको रिपीट करना हो, तो पुनरुक्ति वहां पर होती है। ठीक है, तो लोप चिन्ह किस प्रकार से लगाया जा सकता है, पहले तो एक तो डॉट 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 की वही बात दोबारा हो रही है, या फिर आप इसी को अगर आप प्लस 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 से दिखा दो, इस तरह से लोप चिन्ह लगाया जाता है। अब आता है पाद चिन्ह। तो पाद चिन्ह कैसे लगाया जाता है, पाद चिन्ह को आप इस तरह से याद रख सकते हो कि वो डिवाइड का साइन होता है, ठीक है, भाग का साइन। तो भाग का साइन कैसे होता है, इस प्रकार से। अब जो पाद चिन्ह है और जो विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह, ठीक है, पाद चिन्ह और विवरण चिन्ह में आपको अंतर कैसे समझना है। जो विवरण चिन्ह है उसमें पहले हम विसर्ग बनाते हैं
और विसर्ग के बीच से लेकर हम इस तरह से एक निर्देशक चिन्ह लगाते हैं विवरण चिन्ह में। लेकिन पाद चिन्ह में हम क्या करते हैं, विसर्ग बनाकर हम उसके बीचों बीच बिल्कुल बराबर लाइन होनी चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसको कहते हैं पाद चिन्ह। तो इस तरह से आपको इसमें अंतर समझना है। फिर उसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हमको दीर्घ समय तक करना होता है, कुछ लंबे समय तक करना होता है, तो उसके लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये इस प्रकार से दीर्घ उच्चारण, इस प्रकार से ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह दिखता है एस की तरह। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ओम से समझ सकते हो। जब हमें ओम का उच्चारण करना होता है तो हमें ओम को देर तक बोलना होता है, ओ को हमें लंबा उच्चारण करना पड़ता है दीर्घ समय के लिए, ओम। तो ओम अगर हमें बोलना है तो हमें क्या करना होता है, ओ के बाद हमें दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करना होता है, फिर उसके बाद मौ लिखना होता है। तो इस तरह से ओम लिखा जाता है, तो बीच में एस टाइप का साइन लगता है, उसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर पाद बिंदु और पाद चिन्ह में आप एक करेक्शन करिए। यहाँ पर जो पाद चिन्ह होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। तो पाद चिन्ह जो होता है वो छोटा सा डैश होता है, और जो ये पाद चिन्ह पे मैंने आपको एक चिन्ह बताया था पाद बिंदु, क्योंकि बिंदु आ रहा है तब जाके इसमें बिंदु यहाँ पर लगेगी। तो इस तरह से होता है, इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अब जिससे हम अंतर समझ रहे थे विवरण चिन्ह में और पाद चिन्ह में, लेकिन हमें जिस डिफरेंस जो है वो समझना है विवरण चिन्ह और पाद बिंदु में। विवरण चिन्ह आपने देख लिया इस तरह से होता है, और पाद बिंदु इस तरह से होता है। पाद चिन्ह और पाद बिंदु में आप कंफ्यूज मत होना मेरी तरह, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी। तो पाद चिन्ह कैसा होता है, छोटा सा डैश होता है, और पाद बिंदु कैसा होता है, डिवाइड का साइन होता है। अब आगे देख लेते हैं हंस पद या फिर त्रुटि पूरक, जो कि हमने यहाँ पर बात कर ही ली थी कि त्रुटि सुधारने के लिए हमें हंस पद का प्रयोग करना होता है, वो इस तरह से करना होता है ऊपर की ओर। लास्ट आता है हमारा टीका सूचक। टीका सूचक यानी कि जब हमें कोई स्पेशल बात को दिखाना होता है, कोई स्पेशल वर्ड अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में है उसको दिखाना होता है, या फिर कुछ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको दिखाना होता है, कोई भी विशेष बात जिसको हमें अलग से प्रदर्शित करना होता है, तो उसके लिए टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये इस तरह से साइन बना रही हूं मैं, जहां जहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट नोट करने लायक है, तो वहां पर मैं स्टार टाइप का चिन्ह बना दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये भी क्या बना रही हूँ मैं, टीका सूचक, ताकि आप इसको ध्यान में रखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए जहां जहां मुझे ऐसा लगा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर मैंने ये टीका सूचक चिन्ह बनाए हैं। तो टीका सूचक चिन्ह इस तरह से बन सकते हैं, स्टार से बन सकते हैं, या फिर इस तरह से 2 से भी बन सकते हैं टीका सूचक, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं टीका सूचक चिन्ह, जिनसे हम किसी भी इंपॉर्टेंट बात को डिनोट कर देते हैं। जैसे कि आपने मैप में भी देखा होगा कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई अलग ही लैंग्वेज में कोई वर्ड लिखा रहता तो मैं वहां पर इस तरह से एक टीका सूचक बनाती, और जो लेसन के लास्ट होता है तो बॉटम पे मैं ऐसे स्टार बना के लिख देती कि इस भाषा का शब्द, इस तरह से स्टार से डिनोट किया जाएगा। तो ये आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि कोई भी वर्ड जो होता है पिंक कलर से लिखा रहता है, या फिर उसके आगे स्टार बनाया रहता है, तो बॉटम पे लेसन के लास्ट में या फिर बॉटम पे आपको बताया रहता है कि वो क्यों बनाया गया है, वो स्टार किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो किसी भी स्पेशल बात को डिनोट करने के लिए टीका सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस कर ली हैं अपनी क्लास में कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह, जो कि हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। ठीक है, और कुछ बातें हमने जानी श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, जो कि उन्होंने विराम चिन्हों के बारे में कही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कोई भी रोजाना रैंडमली टॉपिक पकड़ेंगे और उसका रिवीजन करते हुए जाएंगे। इससे संबंधित जितने भी और वीडियोस हैं उनकी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिवीजन क्लास वाली प्लेलिस्ट में। तो उस पर सारी वीडियोस है जो इससे पहले हमारी होगी। आई थिंक आज की जो क्लास है वो आपकी लगभग 12th क्लास है, जो कि रिवीजन की चल रही है यूकेपीएससी और यूके एग्जाम की। तो आई होप आपको इस तरह की वीडियोस से रिवीजन हो रहा होगा, और आपके नोट्स में अगर कोई भी पॉइंट इससे रिलेटेड छूट गया है तो प्लीज उसको इसमें से ऐड कर लेना। ठीक है, आप जितने बार रिवीजन करेंगे आपको हर एक नई चीज दिखती है, इसीलिए रिवीजन का फायदा होता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है, हम चीजों को सर्च करने लग जाते हैं,
और उससे कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो हमने पिछली बार नहीं पढ़ी रहती है, लेकिन हमें इस बार पता चल जाती है और हमें अपनी गलतियां भी पता चलती है। जैसे मुझे अपनी आज गलती क्या पता चली कि मैंने पाद बिंदु और पाद चिन्ह में दोनों में क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। पाद बिंदु को मैंने पाद चिन्ह समझ लिया था और पाद चिन्ह को मैंने पाद बिंदु समझ लिया था। लेकिन ये गलती अगर आप नहीं करना चाहते तो आप घर में रह के अपना रिवीजन कीजिए, कोई भी अपना टॉपिक उठा लीजिए, उसमें रिवीजन कीजिए, उसमें नोट्स बनाइए और देखिए कि इस बार जो आपने नोट्स बनाए वो पिछली बार से कितने अलग थे और कितनी ऐसी चीजें थी जो पिछली बार नहीं आपने लिखी और इस बार छोड़ दी। तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए आज की क्लास जो है विराम चिन्ह की हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।